नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। मुसाफिरों और फुटपाथ पर सोने वाले लोगों के लिए सर्दी के दिनों में एक बड़ा सहारा रैन बसेरा होता है, लेकिन राजधानी रायपुर के रैन बसेरे का हाल जहां सही दिखा तो वहीं लोग नहीं, और जहां लोग दिखे वहां पर व्यवस्था नदारत दिखी। यही वजह है कि गरीब लोगों के लिए आज भी हाड़ कपा देने वाली ठंड में फुटपाथ पर सो रहे हैं लोग। न्यूज 18 की रियलिटी चेक में देखिए राजधानी के रैन बसेरों का हाल। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूस की रात और हल्कू चौधरी की कहानी आप सभी को याद होगी। आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से रैन बसेरा तो है लेकिन दूर में है, व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, जो मुसाफिर है उनको आशियाना नहीं मिल पा रहा है। और आप देख लीजिए, एक तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरह से लोग ज़मीन पर सोए हुए हैं और यहाँ पर सांप बिच्छू का तो भय है ही, साथ ही साथ जो खुले आसमान है, सर्द की वजह से, ठंड की वजह से कई तरह की बीमारियां हो सकती है और अगर ज़्यादा ठंड पड़े तो मौत भी हो सकती है। ये व्यवस्थाएं साफ बता रही है कि रैन बसेरा अगर होता तो इन मुसाफिरों को फुटपाथ पर सोना नहीं पड़ता। जो गरीब है, जो रोड पे सोते हैं, अभी इतनी ठंड पड़ रही है, यहाँ से बस स्टैंड काफ़ी दूर है, लोगों के लिए जगह नहीं है यहाँ पे आसपास सोने के लिए। लोग पूछते हैं जैसे बस स्टैंड कहाँ पे है, तो उनको बताना पड़ता है कि यहाँ से आप चांदनी चौक जाओ, फिर वहाँ से जाओ, यहाँ से फिर तो पचपली लगा जाओ दूसरे रूट से, फिर वहाँ से मुड़ो। तो लोगों को तकलीफ़ होती है और जो राह चलने वाले हैं, जो बेचारे जो रोड में सोते हैं, वो ठीक से जीवन अपना व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। पंडरी का आश्रय स्थल रैन बसेरा है और आप देखिए कि पंडरी बस स्टैंड को नए बस स्टैंड है उसे शिफ्ट कर दिया गया है। इस वजह से यहाँ पर लोग काफ़ी कम आ रहे हैं, क्योंकि जितने भी जो यात्री हैं वो नए बस स्टैंड में आते हैं, तो ऐसे में अधिकांश ये जो रैन बसेरा है वो आपको खाली खाली नज़र आ रहा है। यहाँ के जो संचालक है वो कह रहे हैं कि यहाँ व्यवस्थाएँ हैं वो दुरुस्त है, दी जाती हैं, चादर कंबल से लेकर के तमाम चीज़ प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन बस स्टैंड यहाँ से शिफ्ट हो जाने की वजह से रैन बसेरा पूरी तरह से खाली खाली है। नगर निगम की बिल्डिंग है, लेकिन क्या है कि हम लोग को आदेश है कि कंबल चादर सब संस्था प्रोवाइड करते हैं, और बाकी मच्छर जाली हो गया, और जैसे तकिया, गद्दा, बेड, पानी का व्यवस्था है, पीने का पानी का व्यवस्था है, नहाने धोने का, लॉकर का सुविधा था सर, लेकिन अभी क्या है चाबी सब ले लेके हो गया, तो थोड़ा घूम गया है। एक रैन बसेरा जहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं है, बहुत कम नॉमिनल व्यक्ति हैं, क्योंकि बस स्टैंड को ट्रांसफ़र कर दिया है। दूसरा रैन बसेरा ये आश्रम का है। मैं अपने सहयोगी इमरान से कहूँगा कि वो दिखाए कि यहाँ किस तरह की स्थिति है। आप देख सकते हैं ये रैन बसेरा है, टूटी हुई पलंग है और ये गद्दा भी है जिस पे कोई भी मुसाफिर आएगा तो कैसे रुकेगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। गद्दा भी फटा हुआ है। यहाँ के कर्मचारियों का कहना है, तकिया भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से फटा हुआ है, पूरा धूल दूषित है और पूरी तरह से है। और साथ ही साथ यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो आएगा कोई भी मुसाफिर, उसके लिए पंखा भी की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ये बात अलग है कि ठंड का मौसम है, पंखे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गर्मी के दिनों में या फिर अभी भी बच्छड़ है वो काटते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि रैन बसेरा का हाल बेहाल है। अब चिंता करने की ज़रूरत है कि आखिर जो मुसाफिर बाहर से आएंगे तो वो रुकेंगे कहाँ, फुटपाथ में रुकेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर। अंबिकापुर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में न्यूज 18 शहर में बने रैन बसेरों का रियलिटी चेक करने पहुंचे ग्राउंड पर और निगम की ओर से संचालित प्रतीक्षा बस स्टैंड रैन बसेर का हालात जाना। न्यूज 18 की पड़ताल में कुल 15 बेड हैं, जिसमें 12 बेड पुरुषों के लिए और 3 बेड महिलाओं के लिए। 20 रुपए में इस रैन बसेरे में लोग रात में रुक सकते हैं। तो देखिए ये रैन बसेरे की तस्वीर तो अच्छी नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर लोग नहीं हैं। खबर अंबिकापुर से, जहाँ पर न्यूज 18 ने ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई, तस्वीरें दिखाई। यहाँ पर बिस्तर भी हैं और कंबल भी हैं, पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। कुल 15 बिस्तर बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर लोग काफी कम नजर आ रहे हैं। अंबिकापुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस वक्त हम अंबिकापुर के नया बस स्टैंड के नगर निगम द्वारा संचालित रैन बसेरा पर हैं। हम अंदर जाएंगे, अभी देखेंगे कि इस रैन बसेरा की स्थिति क्या है, क्या
व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से साफ सफाई है, और तमाम व्यवस्था का जायजा लेने के लिए हम इस वक्त जो है इस रैन बसेरा में पहुंचे हैं। और हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंद्रधन क्या करते हैं आप? मैं रैन बसेरा का देखरेख करता हूँ। क्या क्या व्यवस्थाएं देते हैं, कितना शुल्क लेते हैं? यहाँ रैन बसेरा में पर व्यक्ति 20 रुपये के हिसाब से लेते हैं और उसमें एक बेड, एक कंबल, एक चादर, एक तकिया देते हैं। कितने बेड हैं पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए? पुरुष के लिए 12 बेड है और महिलाओं के लिए 3 बेड। हमारे साथ कुछ यहाँ पे लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं। कहाँ से रुके हैं आप लोग? मैं डिपार्टी से हूँ, नाम संतोष कुमार यादव है और यहाँ गाड़ी छूट जाने की वजह से मेरे को इस रैन बसेरा में स्टॉप लेना पड़ा। कितना शुल्क लिए और क्या क्या व्यवस्था उस शुल्क 20 रुपये लिया गया है, जिसमें एक बेड दिया गया है, चादर है, कंबल है, तकिए हैं। लाइट पूरी तरह से जब प्रॉपर जल रही है कि नहीं? देख रहा हूँ कि लाइट नहीं जल रही है पूरी तरह से। लाइट को एक्चुअल में क्या है, मतलब ज़्यादा लाइटिंग हो जाने की वजह से आँख में पड़ती है ऊपर से आने की वजह से इसे लाइट को बंद किया गया है। बाकी सारे लाइट मतलब मेंटेन में है। इस रैन बसेरा में जो 12 जो बेड हैं वो पुरुषों के लिए हैं और 3 बेड हैं महिलाओं के लिए है। रैन बसेरा में जो गरीबों तबके के लोग हैं वो यहाँ रुकते हैं और यहाँ की जो व्यवस्था है वो काफ़ी चुस्त दुरुस्त है। और साफ सफाई की बात करें, व्यवस्था की बात करें तो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। मैं श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। तो ये रायगढ़ के रैन बसेरों का हाल जानने के लिए न्यूज 18 की टीम शहर में निकली और ग्राउंड पर हालत जानने पर पता चला कि निगम की ओर से बनाए गए इस आश्रय में खूबियों के साथ ही खामियां कोई भी भरमार है। निगम प्रशासन यदि सुरक्षा के लिए जवान और शौचालय की साफ सफाई करा दे तो ये रैन बसेरा एक मॉडल के रूप में उदाहरण पेश करता नजर आएगा। जब आप सफ़र करते हो और रुकने की ज़रूरत हो, ऐसे में रात के समय रैन बसेरा सबसे उपयुक्त स्थान माना जाता है। इस वक्त रायगढ़ के हम रैन बसेरा में हैं। यहाँ पर जायजा लेंगे कि किस तरह से व्यवस्था है साफ सफाई को लेकर, सुरक्षा को लेकर, और यहाँ जो रहने वाले हैं, जो विश्राम कर रहे हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि रायगढ़ के रैन बसेरा कैसा है। आप देख सकते हैं रायगढ़ बसेरा का एंट्रेंस है। यहाँ से आप अंदर चल के आपको दिखाते हैं नज़ारा किस तरह से वहाँ अभी व्यवस्था बना हुआ है। हम आ गए हैं रैन बसेरा के भीतर। आप देख सकते हैं किस तरह से ये हॉल है और हॉल में लाइटें चमचमा रही है। इसके साथ ही बिस्तर लगे हुए हैं जिनके पर्दे काफ़ी साफ सुथरे लग रहे हैं। और यहाँ पर कुछ यात्री हैं जो विश्राम करने के लिए रुके हैं। उनसे बात करेंगे कि ऑल ओवर उनका जो अनुभव है वो इसको लेकर कैसा है, क्या यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था किस तरह से है और साफ सफाई को लेकर क्या कहने हैं उनके। यहाँ के जो यात्री हैं विश्राम कर रहे हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अच्छा है रैन बसेरा जो है, हर जगह मैं काफ़ी जगह देखा, काफ़ी सिटियों में देखा मैंने। इस तरह की सुविधा हर जगह नहीं मिलती है। ये छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जो हमने यहाँ रैन बसेरा यूज़ किया, लेकिन काफ़ी अच्छा है ये। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ जी। और ये आश्रय स्थल है जी। बहुत अच्छा है, गरीबों के लिए अच्छा है जी। और हर किसी के लिए अच्छा है जी। बस थोड़ा साफ सफाई का जो है ध्यान रखें, अच्छा लगेगा। और मैं नमस्कार करता हूँ, बहुत अच्छा है यहाँ। व्यवस्था में सही लगी क्योंकि मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ और यहाँ मतलब कई होटलों में था तो वहाँ पे ज़्यादा चार्जेस लगते थे और यहाँ पे मतलब कम चार्जेस में अच्छी व्यवस्था मिल जाती है। लैट्रिन बाथरूम भी सफ़ा है और मतलब फर्श वगैरह भी सफ़ा है, कंबल भी मिलता है, तकिया भी मिलता है और चद्दर भी मिलता है ओढ़ने के लिए। लोगों ने बताया कि यहाँ पर व्यवस्था तो बेहतर है लेकिन कुछ चीज़ों में अगर सुधार किया जाए तो और भी बेहतर हो सकता है। यहाँ के अगर साफ सफाई की बात करें, यहाँ के अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो अगर इसमें थोड़ा सुधार हो सके तो रैन बसेरा और भी बेहतर हो सकता है। हरपाल सिंह खूटे, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए। तो वहीं रायपुर से खबर है जहां छत्तीसगढ़ में G20 की बैठक, G20 के चौथे स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक होनी है। सितंबर 2023 में होगी G20 की अहम बैठक की तैयारी को लेकर हुई वर्चुअली मीटिंग में सीएम भूपेश बघेल हुए शामिल। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक, अतिथियों के लिए रहेगी विश्व स्तर की व्यवस्था, सीएम ने ये बयान दिया। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इस बार भारत देश मेजबानी करने जा रहा है G20 की और अलग अलग जगहों पर ये बैठकें रखी गई हैं।
और खबर भिलाई से निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर बड़ा हादसा हुआ। बाइक से जा रहे पति पत्नी की ब्रिज से गिरकर मौत हो गई। बाइक में बैठी बच्ची घायल हुई, एक अन्य कार भी उसी जगह गिरी। एयरबैग खुलने से कार चालक सुरक्षित है। एक ही दिन में 2 हादसों से हड़कंप मचा है। कुम्हारी में बन रहे फ्लाईओवर की घटना है। निर्माणाधीन ब्रिज में संकेतक नहीं होने से दुर्घटना हुई है। कुम्हारी पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो आप ये देखिए कि संकेतक न होने की वजह से यहाँ पर इस तरीके के हादसे हो रहे हैं और निश्चित तौर पर यदि आगे भी कोई सुधार नहीं होता है तो इस तरीके के हादसे हो सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जहां बाइक में बैठी बच्ची सुरक्षित है तो वहीं बाइक से जा रहे पति पत्नी की ब्रिज से गिरकर मौत हो गई है। एयरबैग खुलने की वजह से चालक तो सुरक्षित है। एक ही दिन में 2 हादसे सामने आए। कुम्हारी में बन रहे फ्लाईओवर की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी खबर भिलाई से है। तो 2 हादसे एक साथ हुए और इस 2 हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, पति पत्नी की मौत हुई है। तो वहीं मासूम जो बच्ची थी वो जरूर घायल हुई है लेकिन जान उसकी बच गई। तो वहीं कार में बैठे ड्राइवर एयरबैग खुलने की वजह से ड्राइवर की जान बची, वरना एक बड़ा हादसा यहां भी हो सकता था। दुखद खबर है कि पति पत्नी की गिरने की वजह से मौत हो गई है। पूरा मामला भिलाई का है और इस फ्लाईओवर में कई हादसे निमंत्रण दे रहे हैं क्योंकि अभी तक कोई सुधार कार्य फिलहाल नहीं हुआ है और निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर संकेतक न होने की वजह से कंफ्यूजन होता है और कोई रोक न होने की वजह से यहां पर निर्माणाधीन ब्रिज में दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। तो निर्माणाधीन ब्रिज में संकेतक नहीं होने की वजह से दुर्घटना हुई। कुम्हारी पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर भिलाई से है जहां निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर बड़ा हादसा हुआ है। 2 हादसे सामने आए हैं एक ही टाइम पर। एक बाइक सवार पुल से नीचे गिरे जिनमें पति पत्नी की मौत हुई। तो वहीं सीएम बघेल ने कुम्हारी हादसे पर दुख जताया। मृतक के परिजनों के प्रति उन्होंने संवेदना प्रकट की है। घायल बच्चे को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को दिए गए निर्देश, ओवर ब्रिज पर सुरक्षा के उपाय करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि देर रात भिलाई में बड़ा हादसा हुआ। 2 हादसे हुए हैं और इसमें पति पत्नी की मौत हुई है, बच्ची घायल हुई है। तो वहीं इस पूरे हादसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने परिजनों के प्रति, जो मृतक है उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की और घायल बच्चे के बेहतर इलाज के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ ममता जुड़ गई हैं। ममता, कुम्हारी में भीषण हादसा सामने आया है। ब्रिज से नीचे 2 वाहन गिरे और देखा गया कि 2 लोगों की जान भी चली गई है। सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया इस पूरे मामले में। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुम्हारी ओवरब्रिज हादसे पर गहरा दुख प्रकट किया है और उन्होंने कुम्हारी में जो निर्माणाधीन ओवरब्रिज है उससे उस दुर्घटना में जो जिन दंपति की मौत हुई है उनकी मृत्यु पर गहरा दुख प्रकट करते हुए जो घायल बच्ची है उसके बेहतर इलाज करने के निर्देश जिला प्रशासन के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि निर्माणाधीन जो ओवरब्रिज है उसमें बैरिकेड सहित सुरक्षा के सभी उपाय सुनिश्चित किए जाए ताकि भविष्य में इस तरह की कोई हादसा न हो सके और इस बात को लेकर एक तरह से की नाराजगी भी दिखाई है और बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। जी, शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। तो बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही जो घायल बच्ची है उसका बेहतर इलाज कराने के भी निर्देश सीएम भूपेश बघेल ने दिए हैं। और जाति मामले में ऋचा जोगी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मुंगेली एसपी ने जांच के लिए विशेष टीम गठित की है। एडिशनल एसपी के ऑब्जर्वेशन में 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। तो वहीं बताया जा रहा है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में ऋचा जोगी के खिलाफ और भी कई धाराएं बढ़ सकती हैं, जिसको देखते हुए कहा जा सकता है कि जोगी परिवार को फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं है। मुंगेली जिला कोर्ट ने पहले ही ऋचा जोगी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि मुंगेली के जरहा गांव में ऋचा जोगी का अनुसूचित जनजाति का फर्जी प्रमाण पत्र जारी होने के बाद से सियासी उबाल मचा हुआ है। तो खबर मुंगेली से है जहां पर ऋचा जोगी की जाति मामले में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जहरा गांव में ऋचा जोगी का अनुसूचित जनजाति का फर्जी प्रमाण पत्र जारी होने के बाद से सियासी बवाल मचा हुआ है।
और अब बात करेंगे अंबिकापुर से बड़ी खबर की, जहां पर धर्मपुर पहुंचा 40 हाथियों का झुंड मकानों और फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। रत जगह करने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तो वहीं धर्मपुर में वन अमला तैनात किया गया। बेलजोरा के जंगल में 40 हाथियों का झुंड मौजूद है। सीतापुर वन परिक्षेत्र का मामला सामने आया है। तो अब अंबिकापुर के धर्मपुर पहुंचा है 40 हाथियों का झुंड, मकानों और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रत जगह करने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। धर्मपुर में वन अमला तैनात किया गया। बेलजोरा के जंगल में 40 हाथियों का झुंड मौजूद है। सीतापुर वन परिक्षेत्र का मामला, बड़ी खबर है अंबिकापुर से। छत्तीसगढ़ में जन्मे अमर शहीद और स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही वीर नारायण सिंह को उनके शहादत दिवस पर पूरा देश नमन कर रहा है। अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले शहीद वीर नारायण सिंह की कहानियां आज भी धान के कटोरे में मां अपने बच्चों को बड़े ही चाव से सुनाती हैं। देखिए खास रिपोर्ट। वीर नारायण सिंह का जन्म छत्तीसगढ़ के सोनाखान में 1795 में जमींदार परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम राम राय था। कहते हैं इनके पूर्वजों के पास 300 गांवों की जमींदारी थी। ये बेंजवार जनजाति के थे। पिता की मृत्यु के बाद 35 वर्ष की आयु में वीर नारायण सिंह अपने पिता के स्थान पर जमींदार बने, जिनका स्थानीय लोगों से अटूट लगाव था। प्रेरणादायक जितनी भी काम है जी, अब साज को आज क्या ये बताए की जरूरत नहीं है। पूरा सब तरफ की जानकारी है, हर कोई जाना थे, जितनी भी पढ़ने वाला एक इतिहास जानने वाला। कोई अलग पहचान उनकी कुछ अलग अब गांव के किंवदंती में बहुत कुछ ऐसे घटना है और किस्सा कहानी टाइप के है कि वीर नारायण सिंह के बारे में जाकर कि वो सब किंवदंती है। अब अच्छा लगता है जी, मोला ही का है पूरा यहाँ अपन छत्तीसगढ़ के जितने भी हमारे लोगन हैं, ये मन छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह है, तो अपन आप सब गौरवान्वित मानते कि वो भी हमारे छत्तीसगढ़ के रही से, तो निश्चित तौर पे वो मोर पूर्वज के रही तो गौरवान्वित तो होना ही पड़ी। 1856 में इस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और जो था वो अंग्रेज और उनके गुलाम साहूकार जमाखोरी करके अपने गोदामों में भर लेते। भूख से जनता का बुरा हाल था। अपने क्षेत्र के लोगों का बुरा हाल वीर नारायण सिंह से देखा नहीं गया। उन्होंने कसडोल स्थान पर अंग्रेजों से सहायता प्राप्त साहूकार माखन लाल के गोदाम से अवैध और जोर जबरदस्ती से इकट्ठा किया अनाज लूटा और भूखमरी से पीड़ित गरीबों में बांट दिया। इसके कारण अंग्रेजों ने उन्हें 24 अक्टूबर 1856 को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। शहीद वीर नारायण सिंह उन गरीबों के एक मसीहा है। अंग्रेजों के विरुद्ध सन 1897 ने विद्रोह लड़ाई लड़ा और गरीबों के लिए आज भूख से जो तरस रहे थे उनके लिए माखन बनिया सेठ का गोदाम लूट कर अनाजों को फ्री में बांट दिया। जिनके बताए मार्ग हमारे गांव के मुखिया है या अधिकारीगण है, उन चलते हैं और आज हम भी चलते आ रहे हैं। साल 1857 में पूरे देश में स्वाधीनता प्राप्ति की ज्वाला धधक उठी थी। अंग्रेजी सेना में काम कर रहे भारतीयों ने भी एक विद्रोही क्रांति की। इसी कारण 28 अगस्त 1857 को ब्रिटिश सेना में काम कर रहे भारतीयों और स्थानीय लोगों ने वीर नारायण सिंह को जेल से आजाद कराया और अपना नेता मान लिया। जन समर्थन के बाद उन्होंने 500 लोगों की एक बंदूकधारी सेना बनाई जो अंग्रेजों के दांत खट्टे कर पाए और उनके विरुद्ध एक संग्राम खड़ा कर सके। वीर नारायण सिंह ने कुरुपाट की दुर्गम पहाड़ियों को अपना केंद्र बनाया। वे यहाँ अपनी कुल देवी दंतेश्वरी माई की साधना करते और गुफाओं और पहाड़ी दर्रों में सैन्य अभियान की रणनीति बनाते। उन्होंने छापेमार युद्ध नीति का प्रयोग करके अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन स्मिथ उनसे लड़ रहे थे। कई बार अंग्रेजी सेना ने सोनाखान में उन्हें पकड़ने और मारने के विचार से अभियान चलाए, लेकिन सारे अभियान नाकाम रहे। हालांकि कुछ वक्त बाद उन्हें पकड़ लिया गया और 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में अंग्रेजों ने उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी। अंग्रेज उनसे इस तरह से चिढ़ते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शव को तोप से बांधकर उड़ा दिया गया।
और इस स्थान को वर्तमान में जय स्तंभ चौक के नाम से जाना जाता है, जिससे कि पूरा छत्तीसगढ़ 1857 के स्वातंत्र समर में उतर गया। वीर नारायण सिंह को इस समर के लिए छत्तीसगढ़ का प्रथम बलिदानी माना जाता है। शहीद वीर नारायण सिंह जी का यहाँ पर पैतृक गांव है सोनाखान में। वहाँ पर 10 दिसंबर को उनकी जयंती के लिए आयोजन किया जा रहा है। विशेष आयोजन है जिसमें राज्य शासन के माननीय कई मंत्रीगण का यहाँ पर उपस्थिति होने वाली है। और साथ में उसमें जो सोनाखान में जिस प्रकार का विकास कार्य किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पे, उसमें कई चीज़ों का उद्घाटन भी होगा, कई चीज़ों का भूमि पूजन भी होने वाला है। इस वीर को सम्मान देने के लिए साल 1987 में इनकी 130वीं बरसी पर भारत सरकार ने 60 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया था। आदिवासी उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार शहीद वीर नारायण सिंह को सम्मान देती है। रायपुर में भारत के दूसरे सबसे बड़े स्टेडियम शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम का निर्माण साल 2008 में कराकर इन्हें और सम्मान दिया गया। योगेश कुमार यादव, न्यूज़ 18, बलौदाबाजार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।